नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कांग्रेस ने प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की। सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इसमें शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और संगठन के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। राजीव भवन में प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक हुई। 9 अगस्त को विधानसभा वार 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर अटैक करेगी। 2 अक्टूबर को होने वाले भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसमें चर्चा हुई। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में दिए गए। 15 अगस्त को रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस आयोजित करने जा रही है। कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी श्री पीएल पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें राजीव भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। इसके अलावा बूथ कमेटी निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पद यात्रा का कार्यक्रम विधानसभा वार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा एआईसीसी के द्वारा निकाली जाएगी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, और सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक प्रस्ताव एआईसीसी को भेजेगी, जिसमें निवेदन किया जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे, चाहे छत्तीसगढ़ की किसी भी सीमा से जाए। इसके अलावा एआईसीसी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जो पदयात्राएँ निकाली जाएगी उसका बृहद स्तर पर राजधानी में समापन किया जाएगा। तो इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को राजधानी रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम ये महसूस तो हुआ कि भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। जो इन्होंने अलगाववाद के बीज बोए भारत में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा, जातियों से जातियाँ लड़ाना, समाज से समाज को लड़ाना, देश हित में कोई काम नहीं करना, देश को में विभाजन किया कांग्रेस पार्टी ने। आज भारत जोड़ो की बात कर रही है। बड़ा हास्यास्पद कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस की कोई भी घोषणा पर अब जनता विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस ने प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक आयोजित की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इसमें शामिल हुए हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। एक एक करके आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वंदना राजपूत जुड़ेंगी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ अमित चिमनानी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे उचित शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वंदना जी से। वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ये कह रही है कि आपने देश हित में कोई काम नहीं किया और आपके कार्यक्रम से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहेंगे इस पर? वंदना जी। देखिए दिव्यांशु जी, अगर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता तो ये लोग उलझ जुलझ बयान करके ध्यान आकर्षित जनता का नहीं करते। वो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, भ्रमित प्रचार करते हैं, और उन लोग सब मुद्दा विहीन हो चुके हैं। और उनको कितना फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, आप इस पर देखिए कि जब जब कांग्रेस का कुछ कार्यक्रम होता है, इन लोग के पेट में दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी समीक्षा बैठक है, एक कार्य समिति बैठक है। हम समीक्षा कर रहे हैं अपने कांग्रेस की बैठक में कि हमको आने वाले समय में क्या करना है और किस ढंग से करना है। अपने कांग्रेस सरकार की जितनी भी जनहित योजना है उनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, ये सब समीक्षा बैठक में होती है। और इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी जो राजनीति है, देश विभाजन की राजनीति रहती है, तोड़फोड़ की राजनीति रहती है। जैसे हम आजकल देखते हैं कि हमारे जो देश में जो है नफरत का माहौल है, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाया जा रहा है। तो हमारे आज जो ये कार्य समिति की बैठक में बहुत ही एक मुद्दा इसमें आया कि हम 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं, और हम यही निवेदन करेंगे आईसीसी से कि ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है वो रायपुर छत्तीसगढ़ के एक सीमा से प्रारंभ होकर के आगे जाए जी। और हर जिलेवार 75 किलोमीटर यात्रा की जाएगी, जो 9 अगस्त से प्रारंभ होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और इस आयोजन में बहुत सारे मुद्दों को भी यहाँ पर उठाया जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जो जनता है लगातार महंगाई
से परेशान है। पहले भारतीय जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे को बोलने से इतने लगातार हम लोग बात करते थे महंगाई के मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब महंगाई के मुद्दे के बारे में बोलने से इन लोग बचते हैं जी। और दूसरी बात यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर इन लोग लगातार ये बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस का मीटिंग में हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मिथ्या प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं जी। और हमारे जो कांग्रेस की सरकार है लगातार जनहित में कार्य कर रही है। जनहित के कार्य को देख करके भूपेश बघेल की सरकार की लोकप्रियता से इन लोग डर गए हैं। और जी, भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, ऐसा कह रही हैं वंदना राजपूत जी। जी वंदना राजपूत जी, हमारे साथ चर्चा में अमित चिमनानी जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपने वंदना जी की बात सुनी, उन्होंने आखिरी में एक वाक्य बोला है, उनका कहना यह है कि भूपेश बघेल सरकार की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है। क्या कहेंगे इस पर? कहां पर, किस प्रदेश और देश में है लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री जी की? उनकी लोकप्रियता होती तो जहां जहां वो जाते हैं वहां पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त न होती, उनकी लोकप्रियता होती तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक कद्दावर नेता उन्हें मुख्यमंत्री पद से मुक्ति दिलाने के लिए काम नहीं करते, उनकी लोकप्रियता होती तो आज कांग्रेस पार्टी के 34 विधायकों की जो परफॉर्मेंस खराब है, जो कांग्रेस का खुद का सर्वे आया है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी लोकप्रियता होती उनकी तो खैरागढ़ में जो उनको वापस से 20 से ज्यादा घोषणाएं करके चुनाव जीतना पड़ा, तो ये नहीं करना पड़ता। तो देखिए, सत्ताधारी दल है, अपनी पीठ को थपथपाते हैं ये लोग, और ये तो ऐसे लोग हैं जो केवल श्रेय लेते हैं, काम नहीं करते हैं। केंद्र सरकार इनको जितना पैसा देती है तो पैसा केंद्र सरकार से लेते हैं और फोटो अपना लगा देते हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो सड़क का पैसा हो, चाहे वो वैक्सीन का पैसा हो, ये सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है जी। और लगातार केंद्र से इतनी मदद मिलने के बाद भी जनता में हाहाकार है। 8 लाख गरीबों का मकान छीनने का इन लोगों ने काम किया है। भ्रष्टाचार इतना है कि मंत्री जी खुद ही कलेक्टर पे आरोप लगा देते हैं, कहते हैं भाई ये तो बड़ी भ्रष्ट है, इसको हटाओ। उसको हटाने में पसीने छूट जाते हैं सरकार के जी। हर वर्ग यहाँ आंदोलित है, चाहे किसान हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, मनरेगा के लोग हों, पंचायत के लोग हों, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आंदोलित नहीं है। कर्मचारी भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं और आंदोलन इतना तीव्र था कि इनको लाठियां डंडे बरसाने पड़े, किसानों का टेंट सुबह 3:30 बजे उखाड़ना पड़ा। तो इनकी बातों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये बातें झूठी है, दावा किताबी है। ये लोग अपनी तारीफ करते रहें, खुशफहमी में रहें, गलतफहमी में रहें, और समीक्षा तो ये अच्छी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि समीक्षा की जरूरत है। आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आप गांव-गांव में जाइए, लोगों से पूछिए कि आपकी क्या समस्या है, अब तक योजना पहुंची कि नहीं। लेकिन ये सरकार तो खुद केंद्र की योजनाएं चलने से रोकती है, तो ये ईमानदारी से समीक्षा कैसे करेगी? यहाँ पर अगर एक महिला बताती है कि मेरी जान को खतरा है तो उसको चिल्ला देते हैं मुख्यमंत्री और कहते हैं कि नौटंकी मत करो। महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव यहाँ छत्तीसगढ़ में चलता है। तो यहाँ के जो हालात हैं वो सर्वविदित हैं। कांग्रेस सत्ताधारी दल है, जब इन्होंने काम शुरू ही नहीं किया था तब से ये तारीफ करना अपनी शुरू कर दिए थे। एक व्यक्ति कहता है 90% वादे पूरे हो गए, एक मंत्री जी कहते हैं हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अमित जी, तो इनकी जो आपने बात कही है मुख्यमंत्री जी ने चुप कराया था, उसमें बाद में माफी भी तो मांगी थी, उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी। मुख्यमंत्री भूपेश ने इस बात में माफी भी तो मांगी थी। सोशल मीडिया का ये दौर है और जनता में बहुत रोष हुआ इस बात का जी, और बहुत तीव्र और तीखी आलोचना हुई। और कुशल राजनीतिज्ञ हैं हमारे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इस बात को भांप लिया कि अगर मैं खेद नहीं व्यक्त करूंगा तो बहुत बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। लेकिन एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार का आचरण करना और उसके बाद माफी मांग लेना, ये कहाँ शोभा देता है? बिल्कुल, कहाँ शोभा देता है। हमारे साथ चर्चा में उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर कोई कार्यक्रम कर रही है तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए ये तो सतत प्रक्रिया है। कोई भी पार्टी करे, चले कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे मंथन करे, कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी की बैठक करे, किसी प्रोग्राम एजेंडे पर चर्चा करे, तो राजनीतिक प्रतिष्ठानों के, राजनीतिक पार्टियों के ये अपने रूटीन प्रोग्राम और कार्यक्रम है। अब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, क्यों करते हैं ये तो आज तक समझ में नहीं आया। ये दोनों ही पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है और उस पर ज्यादा डिबेट या ज्यादा चर्चाएं क्यों होती है, समझ से परे है, क्योंकि अपने अपने दोनों के एजेंडे होते हैं, अपने उसमें चर्चाएं होती हैं। कांग्रेस का अगर राजस्थान में मंथन शिविर होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी बोलती है, हैदराबाद में
इनकी कार्य समिति की बैठक हो रही है तो उस पर कांग्रेस बोलेगी। अभी जो पुनिया जी जो बैठक ले रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के लोग बोल रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। हम बात जरूर कर लेते हैं लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं होता, कोई सारगर्भित बातें नहीं होती, कोई नतीजा इसका नहीं निकलता। बस एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक कटाक्ष किए जाते हैं लोग अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। देखिए, मैं राजीव गांधी का भी उतनी सम्मान करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उतनी सम्मान करता हूँ। तो ये देखिए, जो पार्टी के अभी के जो लोग हैं, जो समझ है, वो क्यों इस बैठकों को लेके अपने एक दूसरे पे अपनी राजनीतिक द्वंद्व करते हैं, राजनीतिक जिसको बोलना चाहिए हिंसा करते, शाब्दिक हिंसा जो करते हैं, तो उसका कोई तुक नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। ये अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं, अपने अपने प्रोग्राम बना के नीचे जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, सदन में जाने के लिए अपने प्रोग्राम बनाते हैं, विचारधारा तक नीचे तक पहुंचाते हैं। वो अपना कोई जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, वो आप पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, वो अलग मैटर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को अपने राजनीतिक प्रोग्राम करने की खुली छूट है और ये लोकतंत्र में होते रहना चाहिए। अपने अपने प्रोग्राम, अपने सदस्यों के साथ चर्चा, उनके साथ जुलूस, उनके साथ बातचीत, उनके प्रोग्राम, ये तो सतत प्रक्रिया है, चलते रहना चाहिए। इसमें शाब्दिक हिंसा किसी भी प्रकार की किसी भी पार्टी के नेता को नहीं करना है। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सुंदरानी जी की वो इन लोग धार्मिक चीजें मानते ही नहीं है, पहले देश को बांट दिए फिर इधर बांट दिए। वो 1947 में पहुंच गए सुंदरानी जी, तो वो धार्मिक क्षेत्र का धार्मिक देश को बंटवारा इन्होंने किया। अब फिर अब कांग्रेस सुनाएगी इनको, तो वो टू नेशन थ्योरी किसने लाई, 1933 में किसने लाई, 1930 में सावरकर जी ने क्या किया है, टू नेशन थ्योरी जिन्ना जी के साथ चर्चाएं क्या हुई। अब ये सब डिबेट होगा तो फिर बात जनसंघ से भी निकलेगी, तमाम चीजें निकलेगी, जिसका कोई तुक नहीं है। ये मतलब कि स्मार्ट पॉलिटिक्स या आज की पॉलिटिक्स, जो युवा जिन चीजों से नफरत करता है, हटाना चाहता है, उनसे भी आप पीछे लेके चले जाते हैं। तो युवा चाहता है ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, यही एक कारण है। जी, युवा क्यों नहीं अट्रैक्ट होता, ये एक बड़ा कारण है, आपने बिल्कुल सही कहा उचित जी। और मैं वापस एक बार रुक करूंगा वंदना जी का। वंदना जी, कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है जिसमें महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार पर अटैक करेगी। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। आप इसमें देखेंगे कि आंदोलन में हमारा जो मुख्य मुद्दा है जिसमें महंगाई भी शामिल होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यूपीए सरकार के समय जो गैस सिलेंडर 410 रुपए मिलता था, वो गैस सिलेंडर का मूल्य अभी 1100 हो गया है, जो एक गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा भारी बोझ है। क्योंकि आप देखेंगे कि आमदनी तो बढ़ती नहीं है, लेकिन जो खर्च है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उतनी ही सैलरी में क्या एक परिवार का जो मुखिया है, क्या वो सब्जी लाए, क्या वो दाल लाए, क्या चीनी लाए, क्या खाद्य पदार्थ लाए, बच्चों का फीस पे करे, या वो गैस सिलेंडर भरवाए। ये बहुत बड़ी रकम होती है जिनको हम प्रमुखता से उठाए हैं और उठाते आए हैं और उठाते ही रहेंगे। क्योंकि जब तक ये जनहित के कार्य में ये लोग अपना आंख नहीं खोलेंगे, पहले महंगाई के मुद्दे पे बहुत बात करते थे, बात करें कि ये लोग गैस सिलेंडर को सर पे उठा करके सड़क में प्रदर्शन करते थे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप 1100 जो गैस सिलेंडर का मूल्य है, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिख नहीं रहे। हम अगर बात करते हैं खाद्य तेल की बात करते हैं, तो सरसों तेल का जो मूल्य है अब 200 रुपए लीटर चला गया है। फली तेल का जो है वो भी 180 रुपए के आसपास चला गया है। जो पहले मिलता था 80-85 रुपए लीटर में मिलता था, अब जस्ट उससे डबल और 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। इतनी बढ़ती महंगाई को भी देख करके इन लोग आंख बंद करके हैं, मेरे समझ से परे है। अरे आप तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोग महंगाई के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। अगर महंगाई के बारे में बात करो तो वंदना जी अपने जो दोस्त दूसरे पर मर देते हैं। वंदना जी, आपने महंगाई की बात की है, आपका कहना यह है कि केंद्र सरकार महंगाई को लेकर के आम आदमी को कोई राहत नहीं दे रही। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आप ही की सरकार है, आपने महंगाई से राहत देने के लिए क्या किया, बताइए। देखिए, महंगाई से राहत देने के लिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब पूरे देश में मंदी हाहाकार मचा रहा था, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में मंदी छू भी नहीं पाया। तो हम महंगाई से निजात दिलाने के लिए उनको हम रोजगार की व्यवस्था देने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि लगातार मोदी सरकार वो वेट का टैक्स हम बढ़ा रही, जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन आप ही के न्यूज के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से देख रही थी कि जो दैनिक आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका फिर से जो टैक्स का जो रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई यहाँ पर यह है कि जो गरीब वर्ग लोग जो नहीं खरीद सकते, जैसे कि हीरे,
तो हीरे का जो रेट है वो बहुत कम कर देते हैं टैक्स का, और जो हम डेली यूज करते हैं, चाहे बिस्किट हो, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो दाल हो, उसका जो टैक्स है उसके टैक्स में ये लोग वृद्धि कर देते हैं। तो गरीब वर्ग तो हीरा नहीं खरीद सकते, लेकिन दैनिक जो उपभोग चीज है वो खरीद करके अपना काम चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इन लोग जानबूझकर जनता को परेशान करना चाहते हैं, जनता को चैन से नहीं रहने देना चाहते। और आपके माध्यम से मैं एक बात और बोलना चाहूंगी भाई, कि उज्ज्वला योजना का बहुत ही भारी ढिंढोरा पीटते हैं कि हम लोग उज्ज्वला गैस योजना बांटा है। अरे भाई, उज्ज्वला गैस योजना आपने बांटा है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आप गांव में जाकर देखो, उस उज्ज्वला लाभार्थी 99% जो लाभार्थी हैं वो गैस रिफिलिंग नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो 1100 रुपया जो है वो बहुत भारी रकम होता है। और अभी आप देखें कि केंद्र सरकार है जो उज्ज्वला योजना लाभार्थी को 200 रुपया में छूट की प्रावधान किया गया है। तो ये मैं क्या 200 रुपये क्यों उसमें छूट दिया जा रहा है, उसमें सब्सिडी का? मैं तो बोलती हूँ कि जो उज्ज्वला योजना लाभार्थी है उनको पूरा फ्री गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि वो अभी जो है उन लोग बहुत परेशान है। कोविड काल में अब देखिए कि बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन गया है। बिल्कुल, कोविड काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अमित चिमनानी जी से। अमित जी, आपने वंदना जी की बात सुनी, वो तो सीधे सीधे कह रही हैं कि केंद्र सरकार जानबूझ के आम आदमी को परेशान कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? आपने जो सवाल पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, उसका जवाब नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ किया ही नहीं। कोरोना में अन्य प्रदेशों ने, महंगाई बढ़ा, मैं अपनी बात रख लूं, मैं तो बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मैं ऐसे चर्चा करने में बड़ा असमर्थ हो जाता हूँ। एक तो थोड़ी तथ्यात्मक बात करने की आदत है, वंदना जी उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आपके पास एक बार फिर से वापस आऊंगा। जी अमित जी बोलिए। मैं कुछ तथ्यात्मक बात करने का प्रयास करता हूँ। ये राजनीतिक बयानबाजियां तो चलती रहती हैं। जब कांग्रेस महंगाई पर आंदोलन करती है तो मेरा एक कांग्रेस के साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो 2 फ्लैक्स बनवाएं, और एक फ्लैक्स में वो लिखें कि जब यूपीए का 10 वर्ष का शासन था तब महंगाई की दर कितनी थी। गूगल में अवेलेबल है आराम से, अगर आपको नहीं मिलेगी तो मुझसे लीजिएगा। फैक्ट वाली महंगाई की दर मैं आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद 2014 से लेकर 2022 तक महंगाई की दर कितनी है, इसको दूसरे फ्लैक्स में आप लिखिए, तो आप देखेंगे कि जहां यूपीए के शासनकाल में 12% महंगाई दर होती थी औसत, अभी 5 या 6% है। और अभी कुछ कारणों से, और ये गैस सिलेंडर की बात करते हैं, 10 रुपये अगर बढ़ जाता है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। आज गैस का दाम 198 रुपए गिरा है, कम किया गया है। कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को कम से कम आलोचना अगर करते हैं तो आभार भी करना चाहिए। पिछले महीने जून में 135 रुपए दाम घटाए गए थे, आभार भी करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि भ्रम की राजनीति करना है। तो मेरा निवेदन स्वीकार करिए, महंगाई दर को आप अपने महंगाई के आंदोलन में 2 फ्लैक्स बनवा करके जरूर जनता को दिखाइए, तो जनता को पता पड़ जाएगा कि महंगाई कितनी कम कितनी ज्यादा थी। एक विषय और आपकी अनुमति से रखना चाहता हूँ जी। ये भारत जोड़ो उसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अच्छा माहौल होना चाहिए। तो जो कवर्धा में कांग्रेस की सरकार ने किया कि जो लोग दंगा कर रहे थे उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, और जो लोग बीच बचाव करने गए थे उनको इन्होंने 3-3 महीने जेल में ठूस दिया। तो ये भारत जोड़ो का काम कर रहे हो क्या आप? छत्तीसगढ़ से इसको शुरू करने की बात कर रहे हो तो यहाँ तो न्याय कर लो। यहाँ पर एक मजहब विशेष को आप जमीन पे जमीन आवंटन कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो आप स्वयं यहाँ तुष्टीकरण का काम करेंगे, एक वर्ग विशेष को राहत देंगे, एक वर्ष विशेष को उत्पीड़न देंगे, और उसके बाद यहाँ से भारत जोड़ो आप यात्रा निकालेंगे, तो उसका मतलब नहीं है। राजनीति पे मुद्दों पे बात हो, लेकिन जिस मुद्दे पे आप आलोचना कर रहे हैं उस मुद्दे पे आप खुद ही गलत हैं। किस मुंह से आप आलोचना कर रहे हैं? जी वंदना जी, आपने अमित जी की बात सुनी। उनका कहना यह है कि भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर के क्या कहेंगे इस पर? उनका कहना यह है कि वो ये बोल रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर वंदना जी? वंदना जी, देखा है कभी ऐसा माहौल नहीं बना था, जैसे एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाना, एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से लड़ाना, धार्मिक भेदभाव फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ अगर कुछ होता है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मतलब जो वास्तविक में जो जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे कभी बात नहीं करेंगे, सिर्फ जात पात और ये जो है धार्मिक भेदभाव की बात करते हैं।
तो ये क्या बोलेंगे? जब खुद इस कार्य पे उन लोग माहिर हैं तो दूसरे पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। हमको मालूम है कि अभी अपने देश में कितनी नफरत का माहौल है, कितनी जहर हवा में फैला हुआ है, ये मेरे भाई साथी बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी के लिए हम लोग ये भारत जोड़ो आंदोलन का अब यहाँ पर पद यात्रा और पर रख रहे हैं, ताकि जो हमारे भाईचारा का जो है वो हमारा भारत तो पहले जो मिसाल देते थे कि कितना भारत में शांति रहता था, कितने आपस में भी रहता था, कितने आपस में भाईचारा रहता था, हम उसी को वापस इसमें लाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से इसको भारतीय जनता पार्टी वाले को भी आगे आकर के हमारा साथ देना चाहिए। तो वंदना जी, बहुत अच्छा विषय है। वंदना जी, आप ये कहना चाहती हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में बहुत भाईचारा था, बीजेपी की सरकार आई, भाईचारा खत्म हो गया, आप ये कहना चाहती हैं वंदना जी? और मेरे जो प्रवक्ता भाई है वो भी समझ रहे हैं कि अभी का जो माहौल है कितना ही यहाँ पर नफरत की माहौल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर नफरत के माहौल को कम करने के लिए, आपसी भाईचारा को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन चालू कर रहे हैं। और इसमें मैं तो फिर से आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी को यहाँ पर साथ में आकर के ये हम भारत जोड़ो आंदोलन में ये लोग को भी इसमें सार्थक प्रयास करना चाहिए। बीजेपी को शामिल होना चाहिए। अमित जी, वो तो कह रही हैं कि बीजेपी को भी साथ देना चाहिए इस आंदोलन में, क्या कहेंगे इस पर? मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि उदयपुर में जो घटना हुई अभी जी, एक पक्ष ने कंप्लेन की और कन्हैया लाल को तुरंत जेल में डाला गया और कोर्ट ने माना कि बहुत गंभीर आरोप नहीं लगे थे तो बेल दे दी। लेकिन कन्हैया लाल ने जब कहा कि मेरी जान को खतरा है तो फिर जिनसे खतरा था उनको जेल में नहीं डाला। और मुख्यमंत्री जी स्वयं कल कन्हैया लाल के घर गए और माफी मांग के आए हैं कि प्रशासन ने मेरे गलती कर दी है। तो देखिए, आप जो काम कर रहे हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो मैच खाना चाहिए ना। आप बात करेंगे भाईचारे की, आप बात करेंगे कि बढ़िया बढ़िया सब होना चाहिए, लेकिन जब आपको काम करने का मौका आता है तो आप तुष्टीकरण कर देते हैं। मैंने कवर्धा की बात की, जो लोग तलवारें लहरा रहे थे पुलिस के सामने वो आज भी खुले में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने भगवा ध्वज का अपमान किया वो खुले में घूम रहे हैं। लेकिन इस घटना का जिन्होंने अपने धर्म को आहत होता पाया और जिन्होंने विरोध किया उनको आपने 3 महीना जेल में डाल दिया। तो आप जो बात कर रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन उसको करके दिखाइए। जहां आपकी सरकार है उसको करिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, लेकिन आप इस तरीके के मुद्दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे देश की जनता आपसे सवाल करेगी? बिल्कुल, देश की जनता सवाल करेगी। अमित जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट जो भी कहती है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, कभी कोर्ट के खिलाफ न कोई बयान देती है, न संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ देती है जी। नुपुर शर्मा जी का जब बयान आया, कोर्ट का बयान तो आज आया है ना, लेकिन उससे पहले हमने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता रोज जहर उगलने वाला बयान देते हैं, रोज। कांग्रेस पार्टी ने किसको निलंबित किया बताए जरा। मैं सूची बता दूंगा 50 नेताओं की कि जिनके बयानों को सुनकर के रोज तमाशे होते हैं देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं करती। अरे बीजेपी ने करके दिखाया। हम सही को सही और गलत को गलत बोलते भी हैं और हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक तो तुष्टीकरण करती है और दूसरा एक समाज विशेष को तुष्टीकरण कर दूसरे समाज की भावनाओं को आहत कर राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास है, ये देश को ज्यादा खराब कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस को सुधर जाना चाहिए। जी, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। उचित जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि कांग्रेस ये बोल रही है कि एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस 15 अगस्त को। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर और छत्तीसगढ़ पर कितना असर पड़ेगा, बताइए। देखिए, दोनों ही पार्टी अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है, दोनों पार्टियों, और ये उनकी शुरुआती दौर चल रहा है। शुरुआती दौर पर इस तरीके की ये तीव्रता उसकी बढ़ाएंगे। अभी जिस इंटेंसिटी से ये प्रोग्राम हो रहा है, दोनों ही पार्टियां धीरे धीरे बढ़ाएंगी और आप आने वाले समय में इसकी तीव्रता को और देखते रहेंगे। तो ये राजनीतिक एक मोड है, एक पॉलिटिकल मोड में एंट्री कर ली है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने हो, कांग्रेस ने हो, सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से कलेक्टरों को बैठाना शुरू कर दी है, IAS के ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं, वो पॉलिटिकल मोड हो गए। अभी केंद्र सरकार द्वारा अपने तरीके से उपयोग करने लगी है वो बहुत सारी संस्थाओं का। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये चुनावी मोड में दोनों ही पार्टियां आ चुकी है। तो इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके की गतिविधियां, इस तरीके की मीटिंग, इस तरीके का मंथन, इस तरीके की बैठकें, इस तरीके के बार केंद्र से जो बूस्टर डोज आना, दोनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बूस्टर डोज बार लगाएंगे। तो खैर ये चलता रहेगा और ये आने वाले
एक साल 1.5 साल में उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो राजनीति का एक चरम आने का शुभ संकेत है कि 2023 के चुनाव में दोनों ही पार्टियां इस ओर फाइट करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बहुत कम है, तो वो बहुत मेहनत करनी है, अभी उनको बहुत मेहनत करने के लिए काफी जद्दोजहद, सब तरीके की बौद्धिक क्षमता को यहाँ डालना पड़ेगा, अपने बहुत बड़े शीर्ष नेतृत्व को यहाँ डालना पड़ेगा, बहुत अर्थधन यहाँ लगाना पड़ेगा, बहुत समय यहाँ देना पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व को, ताकि वो एक सफलता पा सके छत्तीसगढ़ में जो उनको छूटा हुआ है। तो वही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार के लिए या इस तरीके की एक्टिविटी के लिए या महंगाई के जो भी कई ऐसे इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, उसके लिए काम करते रहेगी और तीव्रता के साथ अब ये काम होंगे। आप देखिएगा कि इस तरीके के दौरे, मंथन, आंदोलन, जोड़ना घटाना, ये सब महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार, बिल्कुल दौरे, मंथन, आंदोलन, जोड़ना घटाना ये तो चलता ही रहेगा, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है जिसमें महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के वो केंद्र सरकार पर अटैक करेगी। तो वहीं बीजेपी का कहना यह है कि इस तरह के आंदोलन या इस तरह की जो भी कार्य योजना है उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।